हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के अंतर्गत जो सर्वे ऑफ इंग्लिश प्रेस्क्राइब्ड एट स्कूल लेवल और क्रिटिकल स्टडी पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आज हम वेरियस चैलेंजेस देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस है इंग्लिश को पढ़ने में यानी सीखने में हमारे देश में। और हम टीचर के अकॉर्डिंग भी देखेंगे और स्टूडेंट के भी अकॉर्डिंग देखेंगे। तो वेरियस अदर चैलेंजेस, बिकॉज कि हम लोग इसके प्रीवियस वीडियोस में कुछ चैलेंजेस को कवर कर लिया था हमने, और पर्पस को देखा था कि क्या पर्पस है हमारे देश में इंग्लिश को पढ़ाया जाने के लिए। तो हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंग्लिश को टीच करने के लिए हमारे कंट्री में। The activities related to learning of language can be miserably failed due to the some practical and real problem। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली तौर पे बहुत प्रॉब्लम है और कुछ रियल प्रॉब्लम्स भी है। प्रैक्टिकल तौर पे ये है कि हम जो लैंग्वेज सीखते हैं हम उसको क्या करते हैं, कभी मतलब अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, हमें एक्सपोजर नहीं मिलता है। इस वजह से कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। और रियल प्रॉब्लम ये है कि हम जो लैंग्वेज सीख चुके होते हैं हम उसको रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। मतलब रिप्लेस तो नहीं कर सकते, पर हम दूसरे लैंग्वेज को स्थान नहीं दे सकते। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन द फैक्टर दैट अफेक्ट्स ओरल कम्युनिकेशन। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या समस्या आ रही है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसमें क्या समस्या आ रही है, उस फैक्टर को अच्छे तरीके से देखा जाए। क्या समस्या है बच्चे को, क्यों वो इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, क्यों वो हिचकिचा रहा है बात करने में। ये सब चीज़ें मतलब एक बार अच्छे से एग्जामिन की जानी चाहिए। कंपोनेंट्स अंडरलाइंग स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी एंड अदर स्पेसिफिक स्किल एंड स्ट्रेटजीज इन लैंग्वेज लर्निंग। और जब बच्चा मतलब जो अच्छे से लैंग्वेज को सीख जाएगा और जब उसके अंदर स्किल आएगा तभी तो वो प्रोफिशिएंट होगा। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहला हमारा प्रॉब्लम है लर्निंग इन हैबिशन, ठीक है, इनहिबिशन। अ वेरी प्रैक्टिकल और कॉमन प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड बाय द लर्नर इन लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस ऑफ लर्नर इनहिबिशन। यानी जो बच्चा है वो अपने मतलब हैबिट में नहीं डालता है, ठीक है, इंग्लिश को अपने हैबिट में नहीं डालता है। कहीं ना कहीं वो बस क्लासरूम लर्निंग तक ही सीमित रह जाती है। मतलब बच्चा सिर्फ क्लासरूम तक ही इंग्लिश को सीखता है और वहीं पर उसको मतलब ख़त्म कर देता है। कहीं ना कहीं वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। और जब हम समाज में आते हैं तो हम उस लैंग्वेज को कहीं ना कहीं कम यूज़ करते हैं, तभी जाके वो हैबिट में नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से वो बच्चा क्या है, इस लैंग्वेज को सीख नहीं पाता अच्छे से। स्पीकिंग एक्टिविटी हैज़ ऑल द आइज़ ऑन द लर्नर। अगर मान लीजिए वो बोलता भी है तो सारे लोग उसके पे ध्यान देंगे, उसकी गलतियों को निकालेंगे, उसकी खामियों को निकालेंगे, तो और भी वो नहीं सीख पाता है। बीइंग अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और वरीड अबाउट being criticized or losing face in front of the rest of the class affect the performance। बच्चा क्या होता है, डर जाता है। यानी बीइंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो गलत बोलता है तो वो क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। लोग उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, वरी होता है। मतलब वो कहीं ना कहीं चिंतित हो जाता है कि उसको लोग क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे लोगों के सामने, और फिर उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, इफेक्ट होता है। मतलब अगर कोई ट्राई भी करता है क्लास में बोलने के लिए या फिर समाज में लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं उसे क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, पर उसको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है। तो इस वजह से वो कभी उसके हैबिट में नहीं आ पाता है। लर्निंग इनहिबिशन का यही मतलब है कि वो सीख नहीं पाता उस चीज़ को। इसलिए नहीं सीख पाता क्योंकि लोग सोसाइटी में कहीं ना कहीं उसकी खामियों को, गलतियों को निकालते हैं, और उस वजह से वो अपने पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं दबा देता है इंग्लिश को सीखने के लिए, है ना। वो सीख नहीं पाता इंग्लिश को। तो एक प्रॉब्लम ये भी है लर्निंग इनहिबिशन। मतलब इसमें ये है कि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं डर के मारे कि उसको क्रिटिसाइज़ ना कर दिया जाए, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस इफेक्टेड होती है और वो सीख नहीं पाता। आइदर दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक इवन आफ्टर वेरी गुड नॉलेज और टोटली कीप साइलेंट। भले ही उसे नॉलेज अच्छा हो, इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन उसे आता हो, पर कहीं ना कहीं जब वो नहीं बोल पाता है बच्चा,
है ना, लोगों से बात नहीं कर पाता, तो उसका फिर कोई सेंस ही नहीं रह जाता, है ना। उस लैंग्वेज को जानते हुए भी वो प्रयोग नहीं कर रहा तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डर है कि लोग क्या कहेंगे, है ना, ये सब वाली चिंता है। आइदर दे मेक लॉट ऑफ मिस्टेक इवन आफ्टर वेरी गुड नॉलेज, और दे टोटली कीप साइलेंट, या फिर उसको नॉलेज है तो वो बोले, गलत ही बोले, पर वो कहीं ना कहीं सीखेगा गलतियों से अपने, या फिर वो चुपचाप रहे, ये भी समस्या है। तो ये एक समस्या है कि उसको क्रिटिसाइज़ कर दिया जाएगा। ये स्टूडेंट के एंगल से हम देख रहे हैं, यानी स्टूडेंट क्या फील करता है अगर उसको लैंग्वेज नहीं आती है ठीक से बोलने में, तो ये हमारी पहली समस्या हो गई। नेक्स्ट हम जान लेते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कहीं ना कहीं वो क्या करता है, लैक करता है, उसके अंदर क्या होती है, मोटिवेशन की कमी होती है ना। लोअर मोटिवेशन लेवल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट हिंडर्स द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है कि मैं सीख लूँगा, जैसे मान लीजिए आप खेलने जा रहे हो, आपको नहीं आता खेलने, बैटिंग नहीं करने आती है, फिर भी आप मोटिवेट करते हो खुद को ना कि नहीं मैं कर लूँगा, तो ये मोटिवेशन नहीं होता है बच्चे में, इस वजह से वो इस लैंग्वेज को सीख नहीं पाता है। ऑफन द स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी अ रिलक्टेंट इन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्लास दैट लीड्स टू द पुअर प्रैक्टिस और नो प्रैक्टिस एट ऑल। भले ही वो क्लास में बहुत मतलब एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हो, है ना, क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा हो, पर कहीं ना कहीं जो पुअर प्रैक्टिस होती है ना, वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता, तो वो क्या करेगा, वो सीख नहीं पाएगा प्रॉपरली, तो ये समस्या आ जाती है। यानी लैक ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज, है ना, मोटिवेशन नहीं है इस वजह से भी समस्या है। अब लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर में क्या है, बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैव वेरी लेस नोन मैटर्स विच दे आर कंफर्टेबल, है ना। ये क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है हमारा, मतलब बाहर से आई लैंग्वेज है, तो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, वो किसी और के अकॉर्डिंग है, किसी और के परिस्थिति से आया हुआ है, तो ये भी एक समस्या है। पुअर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट इज़ अ ग्रेट detrimental factor of for the students doing self study or certain topics are so difficult, है ना। अगर बच्चा खुद मतलब एक तो पुअर टीचर है, टीचर को भी नॉलेज अच्छा नहीं है, वो भी ऐसे ही पढ़ा रहा है, अगर वो बच्चा खुद से भी सीखना चाहे तो उसके पास समस्या ये हो जाती है कि उसे आती नहीं है वो चीज़ें, है ना, उस पर क्या बात की जा रही है उसको नहीं समझ में आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट मैटर किसके अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, ये भी एक समस्या है। लैक ऑफ प्रॉपर वोकेबलरी, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारे पास क्या है, वोक्यूबलरी अगर होगी, मतलब वोक्यूबलरी मतलब कि आपका शब्दकोश है, तभी तो हम बोल पाएंगे किसी भी लैंग्वेज को। जब आपके पास शब्दकोश ही नहीं होगा तो आप किसी लैंग्वेज को क्या है, बोल नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर जो है वोक्यूबलरी होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में बात करते हैं किसी से, तो आपके पास क्या है, शब्दकोश होता है, तभी आप बात कर पाते हैं, आप अपने विचारों को दूसरे से बोल पाते हैं, समझा पाते हैं। पर जब आपके पास वोक्यूबलरी यानी शब्दकोश ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक ये भी समस्या है कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर वोक्यूबलरी नहीं है, यानी ये स्टूडेंट साइड से है। द एक्सपोजर ऑफ स्टूडेंट टू इंग्लिश लैंग्वेज इज स्टिल मिनिमल इन इंडियन सिनेरियो, दे हैवली लैक ऑफ वोक्यूबलरी फ्रंट, है ना, कहीं ना कहीं उनके पास क्या है, शब्द ही नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिक्वायर्ड टू सर्च अप्रोप्रिएट वर्ड विच दे डोंट फाइंड वन फिट इनटू देयर कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी बच्चा जो है वो सोचने में व्यतीत कर देता है कि अरे उसे कौन सा शब्द बोलना है ना। जैसे वो किसी से बात करता है, उसे कुछ चीज़ों का पता ही नहीं होता, कुछ शब्दकोश का पता ही नहीं होता है कि कौन से शब्द कहाँ पर कौन से बोलने चाहिए, है ना, और उसका दिमाग खोजने लगता है कि अब यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, वहीं पर वो फंस जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई फेल कम्युनिकेटिंग फ्लुएंटली। अब बच्चे के पास जब शब्दकोश ही नहीं है तो वो फ्लुएंटली स्पीक भी नहीं कर पाता। दिस लीड टू हैविंग अ पुअर कॉन्फिडेंस लेवल एंड लैक ऑफ मोटिवेशन टू स्पीक द लैंग्वेज, यानी इसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं उसके पास कॉन्फिडेंस में कमी आती है और उसके मोटिवेशन में कमी आती है और कम्युनिकेशन में मतलब उसका कम्युनिकेशन जो होता है वो बेकार हो जाता है। तो पुअर वोक्यूबलरी का भी होना एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, भले ही उसे लैंग्वेज आ गया हो, उसे ग्रामेटिकल चीज़ें आ गई, प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है। द स्टूडेंट हैव माइंड सेट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ फ्लुएंसी और मास्टरी इन द लैंग्वेज, है ना।
कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्या है, ये सेट हो चुका है कि हम क्या है कोई भी लैंग्वेज को फ्लुएंटली नहीं बोल सकते और उसमें क्या है मास्टरी गेन नहीं कर सकते। ये भी कहीं ना कहीं उनके अंदर माइंडसेट बन चुका होता है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है लैंग्वेज को सीखने में। इन प्रॉपर लिसनिंग स्किल, जब हम ज़्यादा अच्छा सुनेंगे तभी तो हम ज़्यादा अच्छा बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, हम सुनते नहीं हैं किसी की बातों को, ये भी समस्या है। नाउ इट इज़ लार्जली एक्सेप्टेड दैट लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है सेंट्रल रोल फॉर प्रोसेसिंग एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज, है ना। लिसनिंग स्किल अगर आपका अच्छा नहीं है, आप नहीं सुनते किसी की बातों को कि वो क्या बोल रहा है। अगर मान लीजिए नए नए शब्द ही आप सीखेंगे, मान लीजिए कोई आपके सामने इंग्लिश स्पीक कर रहा है, आपको कुछ वर्ड्स वहाँ से मिल जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको घर पे लाएंगे, फिर उसके बाद उसका डिक्शनरी में चेक करेंगे कि क्या इसका अर्थ है, तो आपको वो लैंग्वेज का कुछ ना कुछ वोकेबुलरी गेन हो जाएगा। पर ऐसा कोई करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, तो कहाँ से उसको लैंग्वेज आएगी। और इन द क्लास द स्टूडेंट हैव डुअल रोल दैट लिसनर एंड द स्पीकर। क्लास में दो रोल होता है बच्चे का, एक क्या होता है लिसनर यानी सुनता भी है और वो बोलता भी है, पर जो लिसनिंग होता है वो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नहीं होता है, इसी वजह से वो स्पीक भी सही से नहीं कर पाता है। क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग क्या एक दूसरे पे क्या है निर्भर है ना, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इफ़ वन इज़ मोस्ट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सेड देन would be difficult to respond speaking. The learning is closely interwoven with listening skill, है ना। कहीं ना कहीं उसको डिफ़िकल्टी आएगी कि जब मान लीजिए आपको समझ ही नहीं आया कि टीचर ने क्या बोला, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। इस वजह से भी समस्या आती है। तो प्रॉपर लिसनिंग स्किल भी हमारा एक इन प्रॉपर लिसनिंग स्किल इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द इंग्लिश टीचिंग और सॉरी इंग्लिश लर्निंग में एक प्रॉब्लम है ये। पुअर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पुअर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ सेकेंड लैंग्वेज यूजुअली रिजल्ट in inability to pick up non-verbal cues by English language learner. Often this leads to the misunderstanding. The oral communication was very powerful और non-verbal communication system, है ना। हमारा जो मतलब नॉन वर्बल मतलब जो टॉक है, वर्बल में मतलब कि हम बात करेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ है कि नॉन वर्बल में मतलब उसे कहीं ना कहीं उस लैंग्वेज की मतलब अच्छी नॉलेज नहीं है, पकड़ नहीं है उसमें, इस वजह से भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट होती है। एंजाइटी, घबराहट भी प्रॉब्लम होती है ना। किसी के सामने बोलने जा रहे हैं तो टंग फिसलने लगता है, गलत वर्ड बोलने लगते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है और हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम है एंजाइटी मतलब घबराहट, ठीक है। घबराहट भी कहीं ना कहीं समस्या है। लर्नर डोमिनेटिंग इन द क्लास, कुछ जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं क्लास में, वो भी क्या है हमारे लिए समस्या है। क्योंकि टीचर्स क्या होता है उसे डोमिनेशन में मतलब जो डोमिनेटिंग लर्नर्स होते हैं उसी पे ज़्यादा ध्यान देता है, और जो बच्चे वीक होते हैं उन पे कम ध्यान देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या है। टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए, वीक वाले स्टूडेंट्स पे भी फोकस करना चाहिए, और जो तेज़ है मतलब वो तो मान लीजिए तेज़ है ही, उसके पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो आगे बढ़े। तो ये भी क्लास में समस्या है, जो तेज़ बच्चा होता है उसके पे टीचर ज़्यादा ध्यान देता है। और नेक्स्ट हमारा है फैमिली बैकग्राउंड। जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्या है मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं कि सारे मतलब पेरेंट्स जो है वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो ये भी समस्या है। माता पिता इंग्लिश में बात नहीं करते, हमें उतना इन्वायरमेंट नहीं मिलता, और बस हम स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं, घर पे आके हिंदी या फिर दूसरा अपना जो क्षेत्रीय भाषा उसको बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक समस्या है, क्योंकि हमारी जो परवरिश होती है वही हमें एक अच्छे लैंग्वेज या फिर नॉलेज की तरफ बढ़ावा देती है, जो कि परवरिश तो हमें मिलती है पर कहीं ना कहीं लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम बस एक या दो भाषा को सीख पाते हैं, जो हमारी क्षेत्रीय या फिर हिंदी हम सीख पाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि फैमिली बैकग्राउंड हमारा क्या है रिच नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। नेक्स्ट हमारा क्या है रूरल बैकग्राउंड। कहीं ना कहीं जो हमारा बच्चा है, जो स्टूडेंट है प्राइमरी लेवल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा होता है, वो कैसा होता है रूरल बैकग्राउंड से, ऐसे गांव से आया होता है ना। रूरल मतलब गांव से आया होता है, तो भी उसके लिए समस्या है, क्योंकि उसको सिर्फ क्या आ रहा है, उसका अपना क्षेत्रीय भाषा आ रहा है, और वो क्या करता है हर्डल क्रिएट करता है हमेशा। वो जो है मान लीजिए इंग्लिश बोलने के लिए सीखेगा भी तो उसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करेगा, प्रोनाउंसिएशन उसको अच्छे से नहीं आएगा, है ना।
the most of the learners coming from the rural backgrounds are first generation learner of the English, यानी उनके घर में वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का बच्चा होता है जो कि इंग्लिश को लर्न करने जा रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में मेरे दादा रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, तो मेरे मम्मी पापा मान लो स्कूल नहीं गए कभी, ना दादा दादी गए, और मैं ऐसी लड़की हूँ कि जो फर्स्ट टाइम स्कूल में गई होंगी और मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ। तो भी समस्या होगी क्योंकि उनको तो क्षेत्रीय भाषा आ रही है, वो क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे, और मैं इंग्लिश में अगर सीख भी रही हूँ तो उतना मुझे एक्सपोजर या फिर प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, है ना। और गाइडेंस में भी कमी आएगी, है ना, लैक ऑफ गाइडेंस, पेरेंट्स को उसको गाइड नहीं कर पाएंगे, ये भी समस्या है। और अगर बच्चा बोलता भी है तो रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से, तो ये भी समस्या एक तरीके से है। तो ये सब हमारे स्टूडेंट के एस्पेक्ट से देखेंगे कि प्रॉब्लम्स हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर, लैक ऑफ प्रॉपर वोकेबुलरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन प्रॉपर लिसनिंग स्किल, लैक ऑफ लर्निंग इनहिबिशन और पुअर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंजाइटी, ये सब हमारी क्या है, समस्या है इन स्टूडेंट के एस्पेक्ट से। अब इसमें एक्सेस यूज़ ऑफ मदर टंग, कहीं ना कहीं हमारा जो मदर टंग है वो भी हर्डल क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा हम मदर टंग का यूज़ करते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं, तो ये भी समस्या कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। बच्चा जो होता है वो एक लैंग्वेज जान जाता है तो उसको ट्रांसलेट करने लगता है। जैसे मान लीजिए हम हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी में ही सोचते हैं, और हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी समस्या है कि अगर हम सोचेंगे इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, और बोलेंगे इंग्लिश में, तो भी क्रिएट करेगा वो प्रॉब्लम, यानी आपके पास वोकेबुलरी सही होनी चाहिए। इट इज़ मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस दैट लर्नर टेंड टू मेक अ एक्सेसिव यूज़ ऑफ देयर मदर टंग व्हेन डूइंग एक्टिविटीज़ एंड रिप्रोडक्टिव स्किल, बहुत ज़्यादा ही मदर टंग का यूज़ करते हैं, चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो, तो उसमें भी वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हम देखिए इसमें दिया ना, इंग्लिश लैंग्वेज दे इमीडिएट स्टार्ट थिंकिंग इन देयर मदर टंग, फ्रेम द मैटर इन हिंदी एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, दिस रिजल्ट टू एरर एंड आल्सो मोटिव ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब कहीं ना कहीं बच्चा जब सोचेगा ही नहीं इंग्लिश में, तो जब ट्रांसलेट करेगा तो उसे एरर मिलेगा। अब एरर से क्या होता है, फिर बच्चे के अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, और ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो एक्सेसिव जो मदर टंग का यूज़ है वो भी क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सब जितनी भी हमने अभी चीज़ें देखी है वो सिर्फ किसके एस्पेक्ट से देखी है, स्टूडेंट के एस्पेक्ट से देखिए ये सब प्रॉब्लम्स को। अब हम टीचिंग इंग्लिश में, जो इंग्लिश को टीच किया जाता है उसमें क्या क्या समस्या है टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर जो होता है वो उसमें वो क्या ऐसा करता है कि जिस वजह से उसका जो बच्चा है वो सीख नहीं पाता है, ठीक है। तो पहला है डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। पहले टीचर ने जो लैंग्वेज के गोल को डिटरमाइन किया है, यानी जो लैंग्वेज को गोल को सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए उसको काम करना चाहिए, उसको अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, लिसनिंग पे भी फोकस करना चाहिए, स्पीकिंग पे, रीडिंग, राइटिंग पे, मतलब सारे पे फोकस करना चाहिए। और क्या लर्नर में क्या क्या पैदा करना चाहिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को पैदा करना चाहिए कि बच्चा जो है इंग्लिश को लिसन भी कर पाए, स्पीक कर पाए, रीड कर पाए और राइट कर पाए। ये सब चीज़ें उत्पन्न करना चाहिए जो उसने गोल डिटरमाइन किया है। यानी 4 हमारे मुख्य गोल होते हैं अगर हम लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं तो उसमें LSRW में लिसनिंग, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर राइटिंग एंड W फॉर राइटिंग और R फॉर रीडिंग। ये 4 चीज़ें होती है। अगर इसमें बच्चा जो होता है प्रवीण हो जाता है तो उसे क्या होता है, वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं वो क्या करने लगता है, अच्छे से बोलने लगता है लैंग्वेज को। तो टीचर को क्या करना चाहिए, मतलब उसको बहुत अच्छे मेथड से पढ़ाना चाहिए, अच्छे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना चाहिए कि बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करे वो इंग्लिश सीखने में, उसको खूब प्रैक्टिस करवाए, जितना वो सीख रहा है उसको खूब प्रैक्टिस करवाना चाहिए, है ना, तब जाके बच्चा सीख पाएगा। सेफरल मेथड ऑफ इन लैंग्वेज टीचिंग, कुछ अदर मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। हम एक ही मेथड का यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में, बेसिकली देखा जाए तो ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है ना। तो हमें अलग अलग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, हो सकता है डायरेक्ट मेथड हो, बाइलिंगुअल मेथड हो, है ना। तो स्टूडेंट क्या है, इंटरेस्ट लेगा, है ना। ये भी एक मतलब समस्या है जिसको टीचर क्या करता है, रिजॉल्व कर सकता है अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट सेंटर कोलैबोरेटिव अप्रोच, जैसे टीचर ने जब पढ़ा दिया,
स्टूडेंट सेंटर्ड कोलैबोरेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि टीचर ने जो पढ़ा दिया, स्टूडेंट क्या है उसे प्रैक्टिस करे। यानी टीचर का काम कम हो, मतलब टीचर ने बस आपको क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, अब स्टूडेंट उसे क्या करे, प्रैक्टिस करे, है ना, प्रैक्टिस करे, ड्रिल करे, तब जाके वो अच्छे से सीख पाएगा। यानी जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग में टीचर का जो फोकस होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या है वो ज़्यादा अपना मतलब इफ़ेक्ट दिखाए, अपना मतलब अपने तरफ से ज़्यादा क्या करे, वर्क करे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करे, तब जाके उसको इंग्लिश लैंग्वेज वो सीख पाएगा। The student-centered collaborative approach requires a teacher and learner to play a quite different from the traditional approach। ट्रेडिशनल मतलब पुराना जो अप्रोच था उसमें ये मतलब एक अलग, क्योंकि ट्रेडिशनल जो अप्रोच था हमारा वो ज़्यादातर किसके सेंटर्ड होता था, टीचर सेंटर्ड होता था। पर हम अब जो नया आपका स्टूडेंट कोलैबोरेटिव जो अप्रोच आया उसमें क्या है, अब किसका ज़्यादा रोल हो गया है, स्टूडेंट्स का। सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द टीचर इंस्ट्रक्शन, चूज ग्रुप टेक्निक अप्रोप्रिएट for student, plan group work and monitor task and help debrief the student to start their activities, है ना। यहाँ पर मतलब टीचर को सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, अगर वो गलती कर रहा है उसको बताना चाहिए कि वो कहाँ गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर मतलब स्टूडेंट जो है वो अपने लैंग्वेज मतलब कि अपने से ही लैंग्वेज को एक्विजिशन कर पाया, बस टीचर क्या होगा, एज अ गाइडर के रूप में काम करेगा। यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। फ्लैश कार्ड हो गया, जैसे मान लीजिए आप फ्लैश कार्ड का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, नए नए वोकेबुलरीज को बताने के लिए, है ना, फ्लैश कार्ड को यूज़ करना चाहिए। ग्रामोफोन का मतलब यूज़ करना चाहिए, पर ग्रामोफोन तो बहुत ही पुराना हो गया। आप कुछ मल्टीमीडियाज़ को ले सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया और ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया आपका, है ना, प्रोजेक्टर भी हो गया है। तो इस सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए कि आपकी जो टीचिंग है वो कैसा हो, इफ़ेक्टिव हो, बच्चा क्या ले, इंटरेस्ट ले आपकी क्लास में, है ना। तो ये सब भी टीचर जो है मतलब यूज़ कर सकता है अपनी क्लास में। लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो टीचिंग स्टाइल है वो कैसा है, बहुत मोनोटोनस है। टीचर डेस्क पे बैठ के आराम से बोलते जाता है और बच्चा क्या है, लेक्चर को सुनता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये क्या है, एक्साइटिंग नहीं है। जब तक टीचर्स एक्टिविटी नहीं कराएगा, बच्चे की जो अलग अलग सेंसेस है उसका प्रयोग नहीं होगा, तब तक बच्चा कैसे सीखेगा, बस वो सुन के तो नहीं सीख पाएगा। तो यानी जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो आपका आँख हो, चाहे आप बोले, है ना, कान हो, तो बच्चा क्या होता है, उतना ज़्यादा क्या होता है, वो लर्निंग करेगा। टीचर डेस्क पे बैठ के लेक्चर दे रहा हो तो वो उससे बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो टीचिंग को हमारे कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, हमारी जो टीचिंग का स्टाइल हो, तभी बच्चा क्या है वो सीख पाएगा। इनएफिशिएंट टाइम ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटी, ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो किस पे होता है, हमारे टीचिंग क्लास में ज़्यादातर फोकस किस पे होता है कि सिलेबस पूरा करवाना है। सिलेबस पूरा करवाने पे फोकस कम करना चाहिए, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि बच्चा क्या है, इंग्लिश को सीख पाए, बोल पाए, लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। पर ऐसा नहीं होता है, टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है और आंसर राइटिंग करवा दिया जाता है और बच्चा क्या है उसी को रटता है, तो कहाँ से वो सीख पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ समस्या ये भी है कि ज़्यादातर फोकस ये होता है कि बच्चा रट्टाफिकेशन करता है, रोट लर्निंग, है ना, रोट लर्निंग करता है, तो ये भी समस्या है। रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं दिलाना जाना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ जैसे डिबेट होना चाहिए क्लास में, है ना, स्टोरी टेलिंग होना चाहिए, और या फिर जैसे मान लीजिए ट्रैवलिंग आपका मतलब जैसे घूमने गया तो उसका विवरण दे दे बच्चा, दे दे इंग्लिश में। तो ये सब एक्टिविटीज़ कराना चाहिए कि बच्चा जो है वो क्या, उसका कम्युनिकेटिव स्किल जो है वो अच्छा हो और लोगों से वो बात कर पाए, एक्सपोजर उसे मिल पाए। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अनरीजनेबल टाइम मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है, कुछ चीज़ों मतलब जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये भी कहीं ना कहीं। और टाइम पीरियड भी बहुत कम मिलता है, 45 मिनट की क्लास मिलती है अगर आपको, तो आप उसमें बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल को तो कतई नहीं सिखा सकते। उसके लिए एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए, डिबेट के लिए एक मतलब प्रोग्राम होना चाहिए आपका, कहीं ना कहीं मतलब वीकली कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करवाने से कि बच्चा मोटिवेट हो बोलने के लिए। और हमारा जो क्लास का साइज़ है वो भी कहीं ना कहीं लार्ज है, एक टीचर है तो उस पर 100 बच्चे हैं, तो ये भी समस्या है। जबकि बात किया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में कि 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट है हमारे क्लास में और टीचर एक है,
तो इतने बच्चों को संभाल नहीं पाता, तो वो सिर्फ क्या करता है, अपने सिलेबस को पूरा करने में लगा रहता है। ये भी प्रॉब्लम है। पुअर लेसन प्रिपरेशन, और टीचर कहीं ना कहीं जो होता है वो लेसन को प्रिपेयर करके पहले से नहीं जाता है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि टीचर होता है लेसन प्लान नहीं बना के जाता है। तो क्या होता है, लेसन प्लान नहीं बनाने से ये होता है कि जिस चीज़ को टाइम नहीं देना चाहिए उस चीज़ को टाइम देता है टीचर, और स्टूडेंट क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो ये भी समस्या है। तो ये टीचर के मतलब रिगार्डिंग समस्या हमने देखी, जितनी प्रॉब्लम्स हमने अभी देखी वो टीचर के अकॉर्डिंग है। तो हमारा रिकमेंडेशन क्या है, क्या चीज़ हमें ऐसी करनी चाहिए कि जिससे कि ये सब चीज़ें क्या है वो बदल जाए। There is need to be increase the time available for English teaching would to develop the students skill of listening, speaking, reading and writing। मतलब हमें जो हमने टाइम कम दिया था, 45 मिनट की क्लास है मान लीजिए, तो उसमें ज़्यादातर हमें ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि हम स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग पे भी फोकस कर पाए, और टाइम मतलब जो अवेलेबिलिटी उसको बढ़ाना चाहिए। फिर क्या है, अर्जेंट नीड टू रिड्यूस द क्लास साइज़ जो हमारा बहुत बड़ा था उसको तुरंत कम करना चाहिए। 30 बच्चों पे एक टीचर, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। द स्टूडेंट कैन मेड द सिट स्मॉल सेक्शन एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव यूज़ ऑफ कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। और ऐसे एक्टिविटीज़ भी कराना चाहिए कि बच्चा जो है एक दूसरे से बात करे, एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करे इंग्लिश लैंग्वेज में। ये हमारा रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेगुलर रिवीजन ऑफ टेस्टिंग एंड असेसमेंट कंटेंट एंड कवर्स द 4 स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। मतलब आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। टेस्ट होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए कि क्या बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, क्या सही मतलब बोल रहा है, उसको अप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। और जहाँ पर गलती करे वहाँ पर टीचर उसको सुधारे, तो ही जाके वो इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएगा। वेरियस टीचिंग मेथड शुड अडॉप्ट, बहुत सारे जो टीचिंग मेथड्स उसको अडॉप्ट करना चाहिए, और ज़्यादातर कम्युनिकेटिव अप्रोच पे फोकस करना चाहिए, है ना। और बिकॉज द टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग नीड्स इमेंस इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, है ना। जब कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज़ करेंगे, जैसे डिबेट करवाएंगे, स्टोरी टेलिंग करवाएंगे, ट्रैवलिंग जो विवरण दिलवा रहे हैं हम लोग वो करेंगे, तो बच्चे का क्या होगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बढ़ेगा, और उसी तरीके से बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस सब आएगा, ठीक है। नीड टू डेवलप इफेक्टिव टीचिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। टीचर को कहीं ना कहीं आपका जो पहले से ट्रेंड होना चाहिए, और अगर वो आपके एकेडमिक सेशन में भी काम करो तो मतलब आपके उस सर्विस में भी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेसन प्लान को बना के ले जाना चाहिए टीचर को कि टाइम मैनेजमेंट सही हो। ऐसा नहीं है कि मतलब गलत चीज़ों को टाइम ज़्यादा दे रहे हों और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको टाइम ही नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो अगर मतलब इंग्लिश को अच्छा सीखना है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी अपने से मोटिवेटेड होना चाहिए, टीचर को भी अपने तौर पे अच्छे से इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए, तभी इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंग्लिश का डेवलपमेंट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोल पाएगा। तो ये रहा हमारा अभी आज का वीडियो, और अभी इसके बाद 1-2 वीडियोज़ और आएंगे जो अभी सर्वे प्रेस्क्राइब्ड एट स्कूल लेवल वाला पार्ट है उसमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।